नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं। हाँ, खबरों में तो बहुत आता है। बिल्कुल, लेकिन शायद उसकी असल खूबसूरती को नहीं जानते। और मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो इस देश के दिल में उतरती है। सही। हमारा मकसद सिर्फ जगहों के नाम गिनाना नहीं है, बल्कि उस देश के प्राकृतिक खजानों और उसकी सांस्कृतिक गहराइयों को समझना है। स्रोत इसे कहते हैं छुपे हुए प्राकृतिक रत्नों, असाधारण जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहरों का अद्भुत संगम। और ये संगम शब्द यहाँ बहुत अहम है, मुझे लगता है। हाँ, तो चलिए इसी संगम की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। हमारे दस्तावेजों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वेनेजुएला विरोधाभासों की भूमि है। विरोधाभास किस तरह के? मतलब सोचिए, एक ही देश में आपको अमेज़न जैसे घने उमस भरे वर्षावन मिलते हैं और दूसरी तरफ कैरिबियन तट के पास लगभग रेगिस्तानी इलाके भी हैं। अच्छा। एक और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है, तो दूसरी ओर एंडीज पर्वत की बर्फीली चोटियां। स्रोत का तर्क ये है कि ये विरोधाभास एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि मिलकर एक अनोखी पहचान बनाते हैं। ये तो सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो चलिए इसी विविधता से शुरू करते हैं। स्रोत में वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति यानी दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल उत्तरी सिरे पर इसका जिक्र है। हाँ। और वहां की घाटियों का जो वर्णन है वो वाकई कमाल का है। लिखा है, आसमान छूते पेड़ और इतनी हरियाली कि लगता है मानो प्रकृति ने अपने हर रंग को एक ही कैनवस पर बिखेर दिया हो। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत घने जंगल की तस्वीर बन रही थी, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। ये खूबसूरती सिर्फ सतह पर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम काम कर रहा है। अच्छा। जब हम उस असाधारण जैव विविधता की बात करते हैं तो वो इन्हीं अलग अलग माहौल की देन है। मिसाल के तौर पर स्रोत में स्कारलेट आइबिस जैसे पक्षियों का जिक्र है। ये कोई आम पक्षी नहीं है। इनके चमकीले लाल पंख जब हजारों की तादाद में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में आग लगा दी हो। हाँ। और ये पक्षी खास तौर पर मैंग्रोव और दलदली इलाकों में ही रहते हैं। अच्छा, तो मतलब हर जीव एक खास तरह के माहौल में ही पनपता है। ठीक वही। स्कारलेट आइबिस आपको एंडीज की ऊंचाइयों पर नहीं मिलेगा। वहाँ आपको शायद एंडियन कॉन्डोर जैसा विशाल पक्षी मिले जो ऊंची चट्टानों पर अपना बसेरा बनाता है। तो ये जो भौगोलिक विविधता है, तट, जंगल, पहाड़, मैदान, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये असल में जीवन को पनपने का मौका देती है। बिल्कुल, ये जीवन को पनपने के लिए अनगिनत अवसर देती है। इसीलिए यहाँ दुनिया की कुछ सबसे अनोखी वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये विविधता सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन के बने रहने के लिए जरूरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे दस्तावेज एक बहुत ही आकर्षक विचार सामने रखते हैं, हिडन जेम्स का, मतलब छिपे हुए रत्न। हाँ। ये वो जगह हैं जो आम टूरिस्ट मैप पर नहीं मिलती, जहां भीड़ भाड़ नहीं होती। स्रोत के शब्दों में ये वो जगह हैं जहां प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य की अनुभूति सबसे प्रबल होती है। ये आइडिया सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है। एक शांत झील जिसके बारे में कम लोग जानते हों, या कोई ऐसा झरना जहां सिर्फ आप हो और प्रकृति की आवाज। ये रोमांटिक है, लेकिन इसके पीछे गहरा दर्शन भी है। आज के दौर में जब पर्यटन एक इंडस्ट्री बन चुका है, हाँ, जहां हर अनुभव एक पैकेज है। सही बात है। वहाँ ये छिपे हुए रत्न का विचार एक ज्यादा प्रामाणिक, एक ज्यादा असली अनुभव की तलाश को दिखाता है। ये सिर्फ एकांत के बारे में नहीं है, ये उस जगह के साथ बिना किसी फिल्टर के सीधे जुड़ने के बारे में। मतलब दर्शक नहीं, बल्कि उस माहौल का हिस्सा बन जाना। बिल्कुल। स्रोत यही तर्क देता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इंसानी दखल कम से कम हो, तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, आप उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। ये सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जो छिपे हुए रत्न हैं, क्या ये सच में अनजान है, या ये बस ऐसी जगह है जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है? बहुत अच्छा सवाल है। और क्या इन जगहों को मशहूर करने से इनका असली आकर्षण ही खत्म होने का खतरा नहीं है? इसका जवाब दोनों है। कुछ जगहें वाकई अनजान है, लेकिन ज्यादातर जगहों की खूबसूरती उनकी दुर्गमता में ही छिपी है। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स, वो किसी सड़क के किनारे नहीं है,
वहाँ पहुँचने के लिए आपको कई दिनों तक डोंगी में नदी के रास्ते सफर करना पड़ता है, जंगलों से गुजरना पड़ता है। अच्छा। तो वो यात्रा खुद में एक अनुभव है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप सिर्फ एक झरना नहीं देखते, आप उस पूरी यात्रा को महसूस करते हैं जो आपको वहाँ तक लाए। और रही बात इनके आकर्षण के खत्म होने की, तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर तो नहीं बोलता, लेकिन इशारा यही है कि इन जगहों का सम्मान करना जरूरी है, उन्हें सिर्फ एक चेकलिस्ट आइटम नहीं बनाना चाहिए। सही। और शायद यही वो गहरा अनुभव है जिसे स्रोत की एक पंक्ति समेटने की कोशिश करती है। हर दृश्य ऐसा कि आंखों से उतारकर तस्वीर में रख देना चाहूँ। हाँ। ये सिर्फ एक अच्छी फोटो खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पल को, उस एहसास को अपने अंदर समा लेने के बारे में है। हाँ। और ये हमें उस अनुभव की क्वालिटी पर लाता है जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है। ये कहता है कि वीडियो में दिखाए गए दृश्यों की 4K गुणवत्ता एक आभासी अनुभव को लगभग असली बना देती है। जैसे आप वास्तव में वही खड़े हो। बिल्कुल। अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तारीफ नहीं है। चलिए इसी बात को जरा खोल कर समझते हैं। जब आप 4K क्वालिटी और हर पत्ते को साफ साफ देखने की बात करते हैं, तो मुझे आजकल के सोशल मीडिया ट्रेंड्स की याद आ जाती है, जहाँ हर कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों की परफेक्ट फोटो लेना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ बात सिर्फ एक अच्छी तस्वीर से कहीं ज्यादा गई है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत का मकसद टेक्नोलॉजी का दिखावा करना नहीं है, वो इस बारीकी का इस्तेमाल एक बड़ा मुद्दा उठाने के लिए कर रहा है। अच्छा। जब आप किसी पत्ते की नसों को या चट्टान की खुरदरी सतह को या लहरों में उठते झाग को इतनी करीबी से देखते हैं ना, तो आपको प्रकृति के दो रूप एक साथ दिखते हैं। दो रूप? एक तरफ उसकी कोमलता और बारीकी है, जिसे स्रोत परिष्कृत कहता है, और दूसरी तरफ उसकी अपार शक्ति, जिसे वो शक्तिशाली कहता है। अच्छा। ये दोनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। एक फूल की पंखुड़ी की बनावट में जो नजाकत है, वो भी प्रकृति है, और एंजल फॉल्स के करोड़ों लीटर पानी के गिरने की जो दहाड़ है, वो भी प्रकृति है। और आपने दहाड़ यानी आवाज की बात की, जो बहुत जरूरी है। स्रोत में सिर्फ दृश्यों की बात नहीं है। जब वो कहते हैं कि यहाँ पक्षियों का मधुर संगीत, तितलियों की उड़ान और हवा की हल्की सरसराहट आपको मंत्रमुग्ध करती है, तो ये एक पूरे माहौल को रच रहा है। हाँ। मतलब ये सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, आप उस जगह को सुन भी रहे हैं, शायद महसूस भी कर रहे हैं। आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। और झरनों का वर्णन तो और भी काव्यात्मक है, जिनकी बूंदें नीचे गिरते गिरते आवाज बन जाती हैं। वाह। इस लाइन पे जरा रुक कर सोचिए। एक अकेली बूंद की कोई खास आवाज नहीं होती, लेकिन जब लाखों बूंदें एक साथ एक ताल में गिरती है, तो वो एक संगीत बन जाती है, एक शक्ति बन जाती है। ये प्रकृति के साथ एक बहुसंवेदी संवाद है। और इस तरह का संवाद यकीनन उन लोगों पर गहरा असर डालता होगा जो रोज इस माहौल में रहते हैं। क्या स्रोत इस प्राकृतिक अनुभव को वहाँ की संस्कृति से जोड़ते हैं? हाँ, यहीं से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अब तक हम घाटियों, समुद्र तटों और झरनों की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी जगह की कहानी वहाँ के लोगों के बिना अधूरी है। बिल्कुल। स्रोत इस प्राकृतिक सुंदरता को वहाँ के लोगों से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। एक बहुत प्यारी पंक्ति है, प्रकृति जितनी शानदार है, यहाँ के लोग भी उतने ही मिलनसार और आत्मीय हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है। मुझे इस मटेरियल में सबसे दिलचस्प ये लगा कि यह संस्कृति को सिर्फ प्रकृति से प्रेरित नहीं बताता, यह तर्क देता है कि संस्कृति उसी प्रकृति की एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। जरूर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वहाँ के संगीत में मिलता है। स्रोत में एक पंक्ति है जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। उनके गीत संगीत में इन जंगलों और समुद्रों की गूंज सुनाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गानों में नदियों के बारे में गाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके संगीत की जो लय है, जो रिदम है, वो शायद उसी नदी के बहाव की लय है जिसके किनारे वो रहते हैं। अच्छा। या ढोल की जो थाप है, वो शायद जंगल के किसी जानवर की धमक को दर्शाती है। तो यहाँ संगीत नदी जैसा नहीं है, एक तरह से वो नदी की लय का ही इंसानी रूप है। ये एक बुनियादी फर्क है। वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या खान-पान या कला में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत में स्थानीय बाजारों और पारंपरिक व्यंजनों का जिक्र है, जैसे कि अरेपास का जिक्र आता है। अरेपास? ये मक्के के आटे से बनी एक तरह की रोटी है, जो वेनेजुएला का मुख्य भोजन है। ये बहुत साधारण है,
लेकिन ये सीधे तौर पर वहाँ की कृषि और जमीन से जुड़ी है। समझ गया। इसी तरह चिंचोरोस का जिक्र है। ये हाथ से बुने हुए झूले हैं। अच्छा, हैमक। हाँ, जिन्हें खास तौर पर वारियो जैसी स्वदेशी जनजातियां बनाती हैं, जो ओरिनोको नदी के डेल्टा में रहती हैं। ये झूले सिर्फ सोने के लिए नहीं हैं, ये उनकी पूरी जीवन शैली का हिस्सा है। उन्हें बनाने का तरीका, उसमें इस्तेमाल होने वाले रंग और पैटर्न, ये सब उनके आसपास के माहौल से ही आते हैं। तो मतलब एक चिंचोरो झूला सिर्फ एक झूला नहीं है, वो उस पूरे इलाके की कहानी कहता है जहाँ उसे बनाया गया है। ठीक यही बात है। कला और संस्कृति उस जमीन का ही एक विस्तार बन जाते हैं। ये उस जगह को समझने का एक ज्यादा संपूर्ण तरीका है, जहाँ लोग और प्रकृति एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज की हमारी पड़ताल का सार यही है कि वेनेजुएला सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद जगह नहीं है। स्रोत के मुख्य संदेश को अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने, समझने और अपने अंदर उतारने के लिए है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने हर रूप से आपका स्वागत करती है, चाहे वो हरी भरी घाटी हो, नीला समुद्र तट हो, बर्फीली चोटी हो या वहाँ के लोगों की मुस्कान। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी विचार पर लाकर छोड़ता है। स्रोत का अंत इस पंक्ति से होता है कि दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसी विचार को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, खास तौर पर आज के दौर में। क्या सवाल? जब किसी जगह की सांस्कृतिक पहचान उसके प्राकृतिक वातावरण में इतनी गहराई से घुली मिली हो, जैसा कि हमने वेनेजुएला के मामले में देखा, तो क्या एक यात्री के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बदल जाती है? मतलब क्या हमारा काम सिर्फ खूबसूरत नज़ारे देखकर तस्वीरें लेना है, या हमें सिर्फ एक दर्शक होने के बजाय उस गहरे जुड़ाव को समझने और उसका सम्मान करने वाले एक भागीदार के रूप में उस जगह का अनुभव करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।